स्वस्तिक को हिटलर ने 1925 में चुराया था। इसे 45 डिग्री घुमा दिया और सफेद घेरे के अंदर लाल पृष्ठभूमि पर रखा, जिससे कुख्यात नाजी प्रतीक बना। लेकिन रंग यादृच्छिक नहीं थे। लाल, सफेद और काला पुराने जर्मन साम्राज्य के झंडे को याद दिलाते थे, जो वेइमार गणराज्य के काले, लाल और सुनहरे रंगों को खुलकर चुनौती देते थे। और प्राचीन नाजी प्रतीक का चील भी नया नहीं था। इसकी 2 संस्करण थे। पार्टी आडलर बाईं ओर देखता था और नाजी पार्टी का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि राइट्स आडलर दाईं ओर देखता था और जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक था। लेकिन यह चील पवित्र रोमन साम्राज्य के साथ उत्पन्न हुई, जिसने इसे रोमन सेना के ईगल मानक से कॉपी किया, जो ताकत और एकता का प्रतीक था। और समय के साथ यह जर्मन एकता का प्रतीक बन गया, जब तक कि नाजियों ने इसे बदल नहीं दिया। हालांकि स्वस्तिक को चुराए जाने से पहले यह 1907 में जर्मनी में नए टेम्पलर्स के आदेश के झंडे पर दिखाई दिया था, जो एक ऑस्ट्रियाई राष्ट्रवादी गुप्त समाज था। लेकिन स्वस्तिक उससे कहीं अधिक पुराना है। इसकी प्राचीन जड़ें भारत में हैं, जहां यह शुभ और कल्याण का प्रतीक था। स्वस्तिक शब्द प्राचीन संस्कृत भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है कल्याण के लिए शुभ। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यह एक सकारात्मक आध्यात्मिक प्रतीक है। स्वस्तिक प्राचीन ग्रीस में ज्यूस के लिए, रोम में बृहस्पति के लिए और नॉर्डिक पौराणिक कथाओं में थॉर के लिए भी प्रकट हुआ। नवाजो और होपी जैसी मूल अमेरिकी जनजातियां इसे सौभाग्य के ताबीज के रूप में इस्तेमाल करती थीं। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पैदल सेना की 45वीं डिवीजन के पास एक कंधे का पैच था, जिसमें एक स्वस्तिक था। वैश्विक रूप से सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में इसके इतिहास के बावजूद 20 साल के नाजी उपयोग ने इस प्रतीक पर एक स्थायी दाग छोड़ दिया है। डबल विजय रून को शुटजस्टाफेल का डरावना प्रतीक बन गया, जिसका अर्थ है रक्षा दल। 1933 में कमांडर वॉल्टर हेक द्वारा बनाई गई नाजी अर्धसैनिक बल डिजाइन में 2 सिगरूण शामिल थे, जो बिजली के रूप में व्यवस्थित थे, और इसका एक गहरा दोहरा अर्थ था। यह न केवल एसएस के आद्याक्षर का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि विजय विजय की युद्ध पुकार भी। सिगरूण, जो रणिक वर्णमाला से उत्पन्न हुआ और सूर्य का प्रतीक था, को वोकिश रहस्यवादी द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में पुनर्व्याख्या की गई। नाजियों ने इस प्रतीक को एसएस के लिए अपनाया, उन्हें शासन के आतंकवादी हाथ में बदल दिया, जिसने कब्जा किए गए पूरे यूरोप में अत्याचार और निगरानी की जिम्मेदारी ली। एसएस की खोपड़ी का मूल प्रुशियन सैन्य परंपरा में है, जो पहली बार प्रुशियन डेथ हुसर्स के साथ जुड़ा था, एक एलीट कैवेलरी इकाई। यह जर्मन शाही परिवार के सदस्यों द्वारा भी इस्तेमाल किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह एक रेजिमेंट बैज के रूप में प्रकट हुआ और फिर इसे फ्रीकॉर्प्स अर्धसैनिक बलों द्वारा अपनाया गया, जो युद्ध के बाद के जर्मनी में वाइमर गणराज्य के तहत साम्यवाद का विरोध कर रहे थे। 5वीं घुड़सवार रेजिमेंट ने टोटेनकोफ को बनाए रखा, अपने शाही घुड़सवारी की विरासत को जारी रखते हुए। नाजीवाद के पहले वर्षों में इसे हिटलर के निजी अंगरक्षक यूनिट स्टैप्सवाच द्वारा उपयोग किया गया, जिसने विकास कर शुटजस्टाफेल का रूप ले लिया। एसएस ने अपनी टोपी के लिए प्रतीक अपनाया, विशेष रूप से उनकी टोटेनकोफेर बैंडे इकाई के लिए, जो नाजी एकाग्रता शिविरों के लिए जिम्मेदार थी। नाजी जर्मनी की नियमित सेना ने भी इसे अपनी वर्दी पर प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। वुल्फ हुक एक हेराल्डिक प्रतीक है, जो मध्ययुगीन जर्मनी और पूर्वी फ्रांस से उत्पन्न हुआ है। मध्य युग में उपयोग की गई भेड़ियों के लिए जाल से प्रेरित प्रतीक जीत आकार का एक हुक प्रस्तुत करता है, जिसे अक्सर केंद्रीय क्षैतिज बार के साथ शैलीबद्ध किया जाता है, जिसे उलटा या घुमाया जा सकता है। इसके प्रारंभिक उपयोग में भेड़िया हुक को जादुई शक्तियों वाला माना जाता था और यह विश्वास किया जाता था कि यह भेड़ियों को भगाता है, जो मध्ययुगीन बैनरों और शहर के मोहरों में दिखाई देता है। 15वीं सदी में यह जर्मन स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया, जो किसान विद्रोहों और 30 साल के युद्ध से जुड़ा था। नाजी युग के दौरान वोल्फसेंजल को नाजी समूहों द्वारा अपनाया गया था, विशेष रूप से वाफेन एसएस और उनकी डिवीजनों द्वारा उपयोग किया गया था। आजकल यह प्रतीक विशेष रूप से नवनाजी समूहों जैसे कि आर्य राष्ट्रों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भेड़िए के हुक के एक संस्करण का उपयोग किया है, जिसमें पार्श्व बार को एक तलवार से बदल दिया गया है। रूनी प्रतीक 1920 के दशक से लेकर 1945 तक शुटजस्टाफेल द्वारा उपयोग किए गए प्रतीक ये झंडों, वर्दियों और अन्य वस्तुओं पर प्रदर्शित किए जाते थे। वे नाजी विचारधारा और जर्मन रहस्यवाद के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। साथ ही एसएस सदस्यों में आदर्श गुणों का भी कुछ महत्वपूर्ण ऋण ओडल ऋण थे, जो विरासत और भूमि का प्रतिनिधित्व करते थे।
यह एसएस का उद्देश्य था नस्लीय शुद्धता बनाए रखना। आज यह श्वेत वर्चस्व से जुड़ा हुआ है और अमेरिकी नवनाजी आंदोलन या इतालवी राष्ट्रीय मोर्चा जैसे समूहों द्वारा उपयोग किया जाता है। इहवाज रून का उपयोग हिटलर के व्यक्तिगत सहायकों जैसे रुडोल्फ हेस द्वारा किया गया था। रूना हागल ने नाजी दर्शन में अटल विश्वास का प्रतीक था। यह हेनरिक हिमलर, एसएस के नेता के व्यक्तिगत पुरस्कार ऑनरिंग एसएस में दिखाई दिया और इसे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान किया गया। जीवन की रूना ने नस्लीय रूप से मूल्यवान परिवारों का प्रतिनिधित्व किया। मौत का प्रतीक चिन्ह जीवन के प्रतीक चिन्ह का उल्टा संस्करण था। इसका उपयोग एसएस द्वारा दस्तावेजों में मौत का प्रतीक बनाने और कब्रों को चिन्हित करने के लिए किया गया था। पारंपरिक क्रॉस प्रतीक की जगह रिवाज प्रतीक चिन्ह को भगवान टायर और युद्ध के साथ जोड़ा गया था, जो एसएस की विचारधारा में सैन्य नेतृत्व और युद्ध का प्रतीक था। लोहे का क्रॉस प्रशिया के राज्य में एक सैन्य पदक के रूप में उत्पन्न हुआ और जर्मन साम्राज्य और नाजी जर्मनी के माध्यम से जारी रहा। इसका डिजाइन 13वीं सदी के शूरवीर कुल के मेडल से लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने पदक में एक स्वस्तिक जोड़कर लोहे के क्रॉस को संशोधित किया। युद्ध के बाद पदक को बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे नाजी और श्वेत वर्चस्ववादियों द्वारा घृणा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में आयरन क्रॉस विद्रोह के प्रतीक के रूप में बाहर के मोटरसाइकिल चालकों के बीच लोकप्रिय हो गया, लेकिन यह कई कंपनियों के लोगों में भी दिखाई दिया। परिणाम स्वरूप आयरन क्रॉस अब गैर नाजी संदर्भों में भी उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में। हालांकि इसका अर्थ भिन्न हो सकता है। सेल्टिक क्रॉस, जो मूल रूप से एक प्रकार का ईसाई क्रॉस है जिसमें एक रिंग होती है, 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच आयरलैंड में उत्पन्न हुई। हालांकि इस प्रतीक का 1930 और 1940 के दशक में दुरुपयोग किया गया था। नॉर्वेजियाई नाजियों ने इसे अपनाया और हाल के वर्षों में यह नव नाजियों के लिए एक बुनियादी तत्व बन गया है। कू क्लक्स क्लान और अन्य श्वेत श्रेष्ठवादी समूह पारंपरिक लंबी ईसाई डिजाइन के बजाय सेल्टिक क्रॉस के एक चौकोर संस्करण का उपयोग करते हैं। यह संस्करण अब अपने मूल संदर्भ से अलग एक सामान्य नफरत का प्रतीक माना जाता है। टूटे हुए सूरज का क्रॉस सूर्य चक्र का एक प्रकार है, जिसकी उत्पत्ति प्रागैतिहासिक समय और स्कैंडिनेविया से लेकर भारत तक की संस्कृतियों से होती है। आमतौर पर यह एक समचतुर्भुज क्रॉस होता है जो एक वृत्त के अंदर होता है, और यह कांस्य युग का एक प्रतीक था जो कई परंपराओं में सूर्य, जीवन या आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि इसकी टूटी हुई भुजाओं वाली संस्करण, जो एक घुमावदार स्वस्तिक के समान होती है, ने नाजी प्रतीकवाद के भीतर अशुभ अर्थ प्राप्त कर लिए। थुले समाज, जो 20वीं सदी की शुरुआत में सक्रिय एक प्रोटो नाजी गुप्तवादी समूह था, ने इस टूटे हुए सूर्य के क्रॉस को अपना प्रतीक के रूप में अपनाया। उसे एक कथित प्राचीन पूर्व ईसाई मूल से जोड़ा जाता था, यह दावा करते हुए कि जर्मन लोग प्राचीन उन्नत सभ्यताओं जैसे हिंदू, फारसी और ग्रीको रोमन के वंशज थे। यह उनके व्यापक छद्म वैज्ञानिक आख्यान का हिस्सा था जो आर्य श्रेष्ठता के बारे में था, और सूर्य की क्रॉस इस मिथकीय वंश का प्रतिनिधित्व करती थी। यह प्रतीक जर्मन विश्वास आंदोलन द्वारा भी अपनाया गया था, जो नाजी युग का एक धार्मिक समूह था जो ईसाई धर्म को जर्मन पैगन परंपराओं में निहित विश्वास प्रणाली से बदलना चाहता था। पूर्वी मोर्चे पर संचालित एसएस पैंजर डिवीजन 5 ने भी अपने प्रतीक के रूप में टूटे हुए सूर्य की क्रॉस का उपयोग किया। काला सूरज, जिसे सोलर व्हील या जर्मन में सोनरैड के रूप में भी जाना जाता है, नाजियों द्वारा अपनाया गया एक और प्राचीन प्रतीक है। मूल रूप से यह प्रतीक प्राचीन नॉर्डिक और सेल्टिक जैसी संस्कृतियों की प्रतीकों में पाया गया था। सोलर व्हील के असंख्य रूपांतर हैं। नाजी जर्मनी में यह प्रतीक एसएस के साथ अपनी संबद्धता के माध्यम से प्रमुखता से उभरा, विशेष रूप से हेनरिक हिमलर के अधीन, जिन्होंने इसे वेवेल्सबर्ग किले में प्रमुखता से प्रदर्शित किया। आधुनिक श्वेत सर्वोच्चतावादियों के बीच लोकप्रिय संस्करण में 12 घुमावदार किरणों के साथ 2 वृत्त होते हैं जो बाहर की ओर निकलते हैं, अक्सर केंद्र में स्वस्तिक जैसे अन्य प्रतीकों के साथ। हालांकि काला सूरज नाजी विचारधारा से स्पष्ट संबंध रखता है और वर्तमान में नवनाजी समूहों द्वारा अपनाया गया है। समान प्रतीक दुनिया भर के विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए यह हमेशा नाजीवाद से जुड़ा नहीं होता है। ट्रिस्केल एक प्राचीन सेल्टिक प्रतीक है जिसमें 3 घुमावदार या जोड़दार खंड होते हैं जो केंद्र से स्पाइरल रूप में बाहर निकलते हैं। इस प्रतीक की कई आकृतियां होती हैं, जिसमें एक ऐसा है जो 3 बिंदुओं वाली या घुमावदार रेखाओं और कर्ल के साथ स्वस्तिक जैसा दिखता है। हालांकि ट्रिस्केल की प्राचीन जड़ें हैं। नाजियों ने इसे अपनाया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण अफ्रीकी श्वेत वर्चस्ववादी समूह अफ्रीकानर वेयरस्टैंड्स बेवेगिंग ने इसे अपने लोगों में उपयोग किया। उन्होंने स्वस्तिक को एक त्रिस्केल से बदल दिया जो 3 आपस में जुड़े हुए साथों जैसा दिखता है।
जो अब श्वेत वर्चस्व से जुड़ा हुआ है। यह ट्रिस्केल अक्सर ब्लड एंड ऑनर जैसे नस्लवादी स्किनहेड्स के लोगों में देखा जाता है और इस दृश्य में एक सामान्य टैटू है, नाजी संख्यात्मक प्रतीक। नवनाजी ग्राफिटी या टैटू जैसे कोड के रूप में संख्याओं का उपयोग करते हैं। 18 एडोल्फ हिटलर का प्रतिनिधित्व करता है। ए और एच वर्णमाला के पहले और 8वें अक्षर होते हैं। 88 का अर्थ है हाइल हिटलर, जो 8वें अक्षर के नाजी सलाम का संदर्भ देता है। 14 डेविड लेन के 14 शब्दों को संदर्भित करता है। वह एक अमेरिकी नवनाजी था और भंग किए गए आतंकवादी संगठन द ऑर्डर का संस्थापक था। और फिर हमारे पास 111 है, एक संख्यात्मक कोड जिसे आर्यन नाइट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो इडाहो की एक जेल गैंग है। एटम वाफेन डिवीजन का लोगो वाफेन एसएस शैली की ढाल को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक तिब्बतीय घास और विकिरण चेतावनी चिन्ह है। कभी कभी यह एक माला से घिरा होता है, जो श्वेत वर्चस्ववादी लोगों में एक आम तत्व है। एटोम वेफेन, जिसका अर्थ जर्मन में परमाणु हथियार है, एक नव नाजी समूह है जो 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ और उसकी चरम हिंसा, जिसमें हत्याएं और आतंकवाद शामिल हैं, के कारण विश्व स्तर पर बदनाम हो गया। आर्य मुट्ठी या सफेद शक्ति की मुट्ठी एक बंद मुट्ठी है जो चुनौती और शक्ति का प्रतीक है। मूल रूप से यह 1960 के दशक में काले शक्ति का प्रतीक था और 1980 के दशक में श्वेत वर्चस्ववादियों द्वारा अपनाया गया था, जिन्होंने काले चमड़ी की मुट्ठी को सफेद से बदल दिया, जिसे अक्सर श्वेत गर्व का दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैसिस इस लकड़ी के बंडल के साथ एक कुल्हाड़ी शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। यह एट्रस्केन से उत्पन्न हुआ और प्राचीन रोम द्वारा अपनाया गया था, एक शासक की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। समय के साथ यह सरकारी प्राधिकरण का प्रतीक बन गया। अमेरिकी प्रतीकों में जैसे मरकरी के 10 सेंट के सिक्के और कांग्रेस में दिखाई दिया। 20वीं सदी में बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में अपने फांसीवादी आंदोलन के लिए इस प्रतीक को अपनाया। 2000 के दशक में वैनगार्ड अमेरिका, पैट्रियट फ्रंट और नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट जैसे श्वेत नस्लवादी समूहों ने इस प्रतीक का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें स्वस्तिक का कलंक नहीं है। क्रॉस्ड हैमर्स, जो हिंसक स्किनहेड समूह हैमरस्किन्स द्वारा उपयोग किए जाते हैं, एक गियर के ऊपर 2 हैमर्स को दर्शाते हैं। अक्सर यह नाजी ध्वज के रंगों में होते हैं। वे इस लोगों का वैश्विक स्तर पर उपयोग करते हैं, जिसमें स्थानीय रंगों या प्रतीकों को दर्शाने वाले विविधताएं हैं। जर्मन साम्राज्य का पुराना ध्वज, यह जर्मन साम्राज्य का सबसे पुराना ध्वज है, जिसे अक्सर जर्मन नवनाजियों द्वारा प्रतिबंधित स्वस्तिक के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि मूल ध्वज का कोई नस्लवादी या यहूदी विरोधी अर्थ नहीं था। इसे जर्मनी, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में नवनाजियों द्वारा अपनी विचारधारा को दर्शाने के लिए सह चुना गया है। ऐसे का प्रतीक, जिसका पूरा नाम स्टर्म बटालियन है, हिटलर के भूरे कमीज वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिटलर के सत्ता में आने से पहले और बाद में विरोधियों को डराने के लिए उपयोग की जाने वाली अर्धसैनिक बलें थीं। 1934 के बाद जब कई ऐसे नेताओं की हत्या कर दी गई, तो इसे एसएस द्वारा ग्रहण कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ नवनाजी, विशेष रूप से यूरोप में, एसआई के प्रतीक को अपनाया, क्योंकि अन्य नाजी छवियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हथौड़े और तलवार का प्रतीक स्ट्रेसरवादियों द्वारा नाजीवाद के एक अधिक कट्टरपंथी रूप के रूप में उपयोग किया गया था, जिसे स्ट्रेसरवाद के रूप में जाना जाता है। इस विचारधारा का नेतृत्व ओट्टो और ग्रेगोर स्ट्रेसर द्वारा किया गया था, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और आर्थिक यहूदी विरोध पर जोर देती थी और हिटलर के नाजीवाद के संस्करण और साम्यवाद दोनों का विरोध करती थी। स्ट्रासरिज्म को स्टर्मोअब्टीलुंग के भीतर समर्थन मिला, लेकिन 1934 में लंबी चाकुओं की रात के दौरान हिटलर द्वारा इसे खत्म कर दिया गया, जिसमें ग्रेगोर स्ट्रासर सहित प्रमुख नेताओं की मृत्यु हो गई। काले मोर्चे का झंडा, जो स्ट्रासर की पार्टी का प्रतीक था, अभी भी नवनाजियों द्वारा प्रतिबंधित नाजी झंडे के एक विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। क्रॉस एरो या क्रॉस स्टार का मूल हंगरी के क्रॉस एरो पार्टी में है, जो 1935 और 1945 के बीच सक्रिय एक फांसीवादी पार्टी थी। यह पार्टी नाजी जर्मनी के साथ संरेखित थी, जिसने यहूदी विरोधी नीतियों को बढ़ावा दिया और युद्धकालीन अत्याचारों में भाग लिया। आने वाले दशकों में इस प्रतीक को दुनिया भर में नवनाजी और श्वेत वर्चस्ववादी समूहों द्वारा अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी में स्थित एक छोटे समूह नेशनलिस्ट मूवमेंट के लोगों के रूप में सेवा करता है। फिनियास की भाला 1990 की पुस्तक से आता है, जिसे एक श्वेत श्रेष्ठतावादी और ईसाई पहचान के अनुयायी रिचर्ड हॉस्किंस ने लिखा था, जिसका शीर्षक है विजिलेंस ऑफ क्रिश्चियनडम, फिनियास के पुजारित्व की कहानी। हॉस्किंस के अनुसार यह तथाकथित पुजारित्व ऐसे प्रतिशोध लेने वालों का समूह है जो नस्लीय शुद्धता और भगवान के कानून की रक्षा के लिए हिंसक कार्य करते हैं, जो उस प्राचीन पात्र फिनीस से प्रेरणा लेते हैं
जिसने इजराइल की शुद्धता की रक्षा के लिए एक विदेशी महिला से विवाह करने पर एक इजरायली को मार डाला था। किताब में नाटकीय दावों के बावजूद आधिकारिक रूप से कोई फिनेस पादरी मौजूद नहीं है। यह विचार 1990 के दशक के मध्य में थोड़े समय के लिए लोकप्रिय हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में डकैती और हमले करने वाले व्यक्तियों ने खुद को फिनीस के पुजारी बताया। हालांकि यह अवधारणा मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है और ईसाई पहचान के कट्टर अनुयायियों के बीच एक मीम बन गई है। प्रतीक एक पी है जिसमें एक क्षैतिज रेखा इसे पार करती है और यह इस न्यून विचारधारा का संकेतक है। फिर भी इस प्रतीक के टैटू की कुछ तस्वीरें हैं। क्रॉस ग्रेनेड का प्रतीक चिन्ह डिरलेवांगर ब्रिगेड का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऑस्कर डिरलेवांगर के नेतृत्व में वेफेन एसएस की एक कुख्यात इकाई थी। अपनी अत्यधिक बर्बरता के लिए जानी जाने वाली यह ब्रिगेड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भयानक कृत्यों में शामिल थी, जिसमें 1944 के वारसो विद्रोह का दमन भी शामिल था। डिरलेवांगर की इकाई ने यहां तक कि वेफेन एसएस के भीतर भी क्रूरता और अत्याचारों की एक विशेष छवि अर्जित की। बूट्स और लेस। 1970 के दशक में ब्रिटेन में स्किनहेड्स ने स्टील टो वर्क बूट्स को अपने स्टाइल का हिस्सा बना लिया, जो हिंसा से जुड़ा हुआ था। नस्लवादी स्किनहेड्स अक्सर अपनी पहचान के लिए लाल या सफेद लेस का उपयोग करते हैं और सीढ़ी के पैटर्न में लेस बांधना आम है ताकि क्रॉस लेस से बचा जा सके। कुछ लोग तो इस चिन्ह का टैटू भी सिर पर बनवा लेते हैं। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें और इस अन्य बहुत ही रोचक वीडियो को देखने और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें।